इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के इस वीडियो में हम एग्जम्प्टेड इनकम यानी कौन कौन सी इनकम कर मुक्त हैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस के संबंध में आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान है, इनका अध्ययन करेंगे। व्यवसाय और पैसे से कर मुक्त आय में सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम ऐसी हैं जो इस हेड में कर मुक्त की गई हैं। इसमें यदि कोई भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली आय है किसी बिजनेस में, तो उसे कर मुक्त माना गया है। ये अपन पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं। कलाकारों को कुछ विशेष प्रकार के साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक कार्य एवं खेलकूद में विशेष कार्य अथवा प्रदर्शन करने पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनेक पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो कर मुक्त मानी गई है। साझेदारी फर्म है, उसके जो लाभ कमाती है तो उन लाभों पर साझेदारी फर्म कर चुकाती है। क्योंकि साझेदारी फर्म के लाभों पर साझेदारी फर्म ने टैक्स चुका दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो लाभों का जो भी हिस्सा साझेदार को मिलता है वह कर मुक्त होता है। साझेदार के लिए कर मुक्त मानते हैं उसको। इसी प्रकार हिंदू अविभाजित परिवार का भी कोई बिजनेस होता है और वह उस बिजनेस की इनकम पर टैक्स एक एसएससी के रूप में स्वयं देता है। अगर हिंदू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य को उस बिजनेस के लाभों में से कुछ हिस्सा मिलता है तो वह भी उसके लिए कर मुक्त है, क्योंकि हिंदू अविभाजित परिवार ने लाभों पर कर पहले ही चुका दिया है। इसके अलावा आयकर अधिनियम में निर्यात हेतु नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों को स्थापना के प्रथम 10 से 15 वर्षों तक लाभों में कर मुक्ति प्रदान की जाती है, जिसको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उनके संबंध में भी यदि कोई लाभ होते हैं उन व्यवसाय से संबंधित, वो भी आयकर से कर मुक्त है। इस प्रकार व्यवसाय और पैसे की कर मुक्त आय में यदि कृषि आय है, व्यवसाय और पैसे में कृषि आय है तो वह कर मुक्त है। कलाकारों को कुछ विशेष प्रकार के पुरस्कारों की राशि प्राप्त होती है तो वह भी कर मुक्त मानी गई है। साझेदारी फर्म के लाभों में साझेदार को कोई हिस्सा प्राप्त होता है तो वह भी पूर्णतः कर मुक्त है। हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार के लाभों में से कोई हिस्सा प्राप्त होता है तो वह भी कर मुक्त है। और कर अवकाश वर्षों में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों को यदि 10 से 15 वर्षों की लाभ से मुक्ति मिली है, कर मुक्ति मिली है, तो ऐसी स्थिति में उससे प्राप्त हिस्सा या उन ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को उससे कर मुक्त आय मानी जाती है। अब हम ये देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि करदाता ने कोई इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है, करदाता ने इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया, प्रकट नहीं किया है, तो ऐसी अप्रकट आय है, या कोई इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो विनियोग है, या कोई एक्सपेंडिचर है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके संबंध में आयकर अधिनियम में जो प्रावधान बनाए गए हैं धारा 68 एंड 69 में, उनको यहाँ अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। यदि आयकर अधिकारी की जानकारी में व्यवसाय के लेखों में ऐसी कोई रोकड़ जमा आती है, कैश क्रेडिट आती है, जिसके सोर्स के बारे में करदाता कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता, यानी वो पैसा कहाँ से आया इसके बारे में करदाता जवाब नहीं दे पाता है, या उसके जवाब से आयकर अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो उसको इनकम मानेंगे, उस करदाता की इनकम मानेंगे। यानी उसने बुक्स में जमा कर रखा है पैसा, बुक्स में कैश क्रेडिट कर रखा है, कैश जमा कर रखा है, किंतु वह आयकर अधिकारी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि वो पैसा कहाँ से आया, किससे प्राप्त किया, तो ऐसी स्थिति में वो करदाता की आय मान लिया जाता है। इसी प्रकार अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है। यदि करदाता ने गत वर्ष में ऐसे कोई विनियोग किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिनके स्रोत के संबंध में करदाता कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता, तो विनियोग के बराबर की राशि
या जिस सीमा तक करदाता स्पष्टीकरण न दे सके उस सीमा तक राशि का करदाता की गत वर्ष की आय मानेंगे। मान लीजिए किसी करदाता ने इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख का पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट दिखाया उसने। अब उस 10 लाख रुपए के बारे में करदाता ये नहीं बता पा रहा है कि वो 10 लाख रुपए उसके पास आए कहाँ से उसके पास आए। तो ऐसी स्थिति में 10 लाख में से मान लीजिए उसने या तो पूरा ही नहीं बता पाए, या उसने ये तो बता दिया कि 4 लाख उसके पास कहाँ से आए या 3 लाख कहाँ से आए, और बाकी पैसे के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि बाकी का पैसा उसी का था, इसलिए उसको उसकी आय मानते हुए उस पर कर लगा देंगे। जितना वो स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि उस पैसे का सोर्स क्या है, उतना पैसा उसकी इनकम उस साल की मान लेंगे। इसी प्रकार बेहिसाब धनराशि पकड़ में आना, अनअकाउंटेबल वेल्थ। यदि करदाता के यहाँ कोई छापे की कार्रवाई होती है, रेड पड़ जाती है, जिसको अपन पेपर में देखते हैं कई बार, तो कोई धनराशि अथवा चलन मुद्रा, आभूषण, कीमती धातु, स्थायी संपत्ति जैसे प्लॉट, मकान पकड़ में आते हैं, परंतु करदाता इनके स्रोत के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, या आयकर अधिकारी उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, तो इसे करदाता की उस गत वर्ष की आय मानेंगे जिस गत वर्ष में ऐसी धनराशि पकड़ में आई है। सामान्यतः क्या होता है कि जब छापा पड़ता है, किसी के यहाँ छापे की कार्रवाई होती है, तो वहाँ अनअकाउंटेबल वेल्थ मिलती है, उसके यहाँ प्लॉटों के कागज भी मिलते हैं, नगद राशि भी मिलती है, आभूषण भी मिलते हैं। अब ये सारी चीजें करदाता के यहाँ छापे की कार्रवाई के दौरान मिले। करदाता की पहले की इनकम के आधार पर देखेंगे कि करदाता कितनी उनमें से जस्टिफाई कर पाता है। मान लीजिए उसके पास उनमें से जितना स्पष्टीकरण था, जितने के संबंध में वह आयकर अधिकारी को संतुष्ट कर सकता है कि मेरी जो इनकम थी उससे मैंने इतना ये संपत्तियां या आभूषण या कीमती धातु जोड़े हैं, उतने तक तो कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। किंतु यदि जितनी इनकम उसने दिखाई है उससे ज्यादा की ऐसी ये संपत्तियां मिलती है, वेल्थ मिलती है, तो ऐसी स्थिति में जो बाकी की वेल्थ है, जिसके बारे में करदाता स्पष्ट नहीं कर पाता कि वो उसके पास कहाँ से आया, किस सोर्स से आया, तो उसको उस करदाता की उस वर्ष की इनकम मान लेते हैं जिस वर्ष में उसके यहाँ छापे की कार्यवाही हुई है या ऐसी धनराशि पकड़ में आई है। अब इसके बाद आता है विनियोग, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, यानी ऐसा विनियोग जो उसने पूरी राशि पर नहीं दिखा रखा, और आयकर अधिकारी की नजर में ऐसा आता है कि जो विनियोग किया गया है वह कम मूल्य पर प्रकट किया गया। मान लीजिए जैसे उसने 5 करोड़ की संपत्ति खरीदी, करदाता ने 5 करोड़ की संपत्ति खरीदी, किंतु बुक्स में उसने उसको 2 करोड़ रुपए के मूल्य पर दिखाया, यानी 3 करोड़ रुपए मूल्य से कम दिखाया उसने। 5 करोड़ की खरीदी और केवल 2 करोड़ रुपए मूल्य उसने बुक्स में दिखाया। आयकर अधिकारी को या ये कहीं से मतलब उसके प्रमाण मिल जाते हैं कि वास्तव में विनियोग 5 करोड़ का है और करदाता ने उसको जानबूझकर कम मूल्य पर दिखाया है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि जो 3 करोड़ बाकी का डिफरेंस उसने पे किया है वो पैसा उसकी गत वर्षों की इनकम रहा होगा, करदाता की इनकम होगी, तभी तो उसने 5 करोड़ चुकाया। 2 करोड़ तो उसने सोर्स, चूंकि 2 करोड़ का उसने बुक्स में दिखाया तो उसका तो सोर्स उसने दिखाया होगा, किंतु बाकी 3 करोड़ कहाँ से आया, तो उसको उसकी करदाता की इनकम मान लेते हैं। और ये जो इनकम होगी ये उस गत वर्ष की इनकम मानेंगे जिसमें इस स्थिति का आभास हुआ, यानी आयकर अधिकारी को ऐसी गलती उसकी पकड़ में आई है जिस उस वर्ष की इनकम मान लेंगे। इसी प्रकार अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, यानी ये तो अभी तो इनकम थी ये चारों पॉइंट, अब ये कौन सा पॉइंट आया है, जो एक्सपेंडिचर है वो अनएक्सप्लेन्ड है, यानी उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे पाता। यदि करदाता ने गत वर्ष में कोई पुत्र पुत्री का विवाह, मकान का नवीनीकरण या अन्य कोई आयोजन संपन्न किया है, कोई भी खर्चा किया है, या तो पुत्र या पुत्री का विवाह किया है या मकान का नवीनीकरण किया है या अन्य कोई भी आयोजन किया है और उस पर अधिक धनराशि का कोई व्यय किया है और करदाता उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, तो जिस सीमा तक वह स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है
उतनी उसकी उस गत वर्ष की आय मान लेंगे। मान लीजिए उसने पुत्र पुत्री के विवाह पे 1 करोड़ रुपए खर्च किया पुत्री के विवाह पे। करदाता की इनकम के हिसाब से वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया कि 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए उसके पास। तो ऐसी स्थिति में जितना वो उस खर्चे का हिसाब दे पाता है, जितना वो खर्चा एक्सप्लेन कर देता है कि मैंने ये जो 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, इसमें से 80 लाख रुपए मैंने इस तरह से खर्चा किया, वो अगर पूरे 1 लाख का हिसाब दे देगा तो उसकी कोई इनकम एक्स्ट्रा नहीं मानी जाएगी। किंतु वो हिसाब नहीं दे पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि ये पैसा कहाँ से आया, तो जितना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है उस सीमा तक उसकी उस गत वर्ष की इनकम मान लेंगे जिस गत वर्ष में वो ऐसा खर्चा करता है। ये कोई भी हो सकता है, पुत्र पुत्री का विवाह भी हो सकता है, मकान का नवीनीकरण भी हो सकता है, या अन्य कोई आयोजन हो सकता है जिसमें उसने पैसा खर्च किया है और खर्चे का हिसाब वो पूरी राशि जितनी खर्च की है उसका हिसाब वो नहीं दे पाता है। इसके अलावा अमाउंट बोरोड और पेड ऑन हुंडी, हुंडी पर उधार ली गई भुगतान की गई राशि। हुंडी प्राचीन काल में प्रचलन में थी उधार लेने के लिए या देने के लिए। तो उस पर यदि किसी करदाता ने ऋण लिया हुंडी पर, तो हुंडी पर लिए गए ऋण का भुगतान किया है, तो ऐसा ऋण या भुगतान केवल खाते में जमा होने योग्य चेक या ड्राफ्ट द्वारा ही होना चाहिए। यानी कि ऐसा जो पेमेंट है, उधार लिया गया है, किसी से उधार लिया है, तो नगद में लेन देन नहीं हो सकता उसका। उसका किससे होना चाहिए? खाते में जमा होने योग्य चेक से होना चाहिए या ड्राफ्ट से होना चाहिए। आप किसी से पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो उधार तभी माना जाएगा जब आपने उससे अकाउंट पे ही चेक से या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिया। अगर आपने कैश में किसी से 2 लाख रुपए उधार ले लिया, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो पैसा आपका माना जाएगा, देने वाले का नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रावधान किया गया है इस तरह के लेन देनों को रोकने के लिए कि जब भी कोई इस तरह का ट्रांजेक्शन हो तो वो कैश में ना होके अकाउंट पे चेक से या ड्राफ्ट से होने चाहिए। अन्यथा क्या होगा? करदाता ने जिस वर्ष में ऐसा ऋण या नगद भुगतान नगद में लिया है या दिया है, उस गत वर्ष में ऐसे ऋण या पुनर्भुगतान के बराबर राशि करदाता की आय मानी जाएगी। मतलब करदाता की इनकम मानी जाएगी ऋण या पुनर्भुगतान के बराबर राशि। यदि हुंडी पर लिए गए ऋण की आय मान लिया गया है तो ऋण का पुनर्भुगतान नगद में करने पर उसे पुनः आय नहीं मानेंगे। यानी एक बार इनकम मानेंगे, बार बार उसी को इनकम नहीं मानेंगे। लेने के टाइम मान ली तो देने के टाइम नहीं मानेंगे। इस प्रकार ये जो थे अनएक्सप्लेन्ड इनकम यानी कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट था, विनियोगों की पूर्ण राशि पर नहीं दिखाया जाना था, या छापे के दौरान अगर वेल्थ पकड़ में आती है, अनअकाउंटेबल वेल्थ पकड़ में आती है, उसको ऐसे खर्चे जिनका स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सके, या हुंडी पर उधार ली गई या भुगतान की गई राशि है, अमाउंट बोरोड और पेड ऑन हुंडी, इन सब को अगर के संबंध में जो प्रावधान है, यदि करदाता इनको स्पष्ट नहीं कर पाता है, जिस राशि जितने राशि उसने दिखाई है, तो ऐसी स्थिति में वह उसकी इनकम मानी जाती है। और ऐसी इनकम जो मानी जाती है, ऐसी इनकम जो मानी जाती है उस पर 30% की टैक्स रेट लागू होती है। कितनी लागू होती है? 30% की टैक्स रेट अपन आगे पढ़ेंगे, पर इन पर सब पे 30% की टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है। थैंक यू।